आपके अपने YouTube चैनल वाकसाड़ी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे ही दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक महत्व प्रश्न बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर करा दिए, 3 अंक महत्व प्रश्न भी बताते ही जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 अंक महत्व प्रश्न देखेंगे, ये आपका पार्ट 2 है। ओके, तो 3 अंकीय अति महत्व प्रश्न देखेंगे, ये आपका पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। ओके, तो उसे नहीं देखा जाकर तो देखिएगा। बाकी आप क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट लिस्ट बना दी है। तो क्लास 11th हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा में पौने क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाके क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। ओके, 3 अंकीय अति महत्व प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा, रोमन साम्राज्य की महान देनों का वर्णन कीजिए। कोई 3 आपको बताना है रोमन साम्राज्य की क्या क्या देन है। पहला है राजनीतिक देन, दूसरा है भाषा की देन, तीसरा है वैज्ञानिक देन। ओके, पहले तो आपको हेडिंग तैयार कर लेना है। अब इनके बारे में 2 लाइन आपको क्या है समझकर तैयार कर लेना है। राजनीतिक देन में किस प्रकार से कि नगर पालिकाओं द्वारा नगर प्रशासक को चलाना एवं कांडी व असेंबली को एक दूसरे को पृथक रखना विश्व की राजनीति को रोमन की ही देन है। आज अधिकांश देशों के कानून व्यवस्था पर रोम की कानून व्यवस्था का प्रभाव है। दूसरा है भाषा की देन। रोमन की राष्ट्रभाषा लैटिन भाषा पश्चिम यूरोप के सभी शिक्षित व्यक्तियों की भाषा बनी है। प्राचीन यूरोप के अधिकांश देशों में दर्शन, कानून व इतिहास की शिक्षा इसी भाषा में दी जाती है। कई यूरोपीय भाषाओं विशेष रूप से फ्रांसीसी, स्पेनिश और इटालियन भाषाओं का आधार क्या है, लैटिन भाषा है। तीसरा है आपका वैज्ञानिक देन। रोमन वासियों ने विज्ञान के क्षेत्र में यूनानियों के अनुभवों का लाभ उठाया। उन्होंने सबसे पहले रोगियों को मुक्त औषधि देने का प्रबंध किया, अर्थात विश्व का अस्पताल का ज्ञान रोम की ही देन है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति क्या थी, इसका वर्णन कीजिए। तो रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति ये बताया गया है। तो क्रम से आप तैयार करें, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया है। रोमन साम्राज्य का पोपाइसस नगर जो उनका 79 ईस्वी से में ज्वालामुखी फटने से समाप्त हो गया था, वहाँ इस तथ्य का ठोस प्रमाण मिलता है कि यहाँ कमल लाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त पोपाई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर की अभिरेखना या भित्ति चित्र में भी मिले हैं। दूसरी तरफ मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपाइरस बचे हुए हैं, जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए। इन दस्तावेजों पर हमें पता चलता है कि यहाँ साक्षरता निश्चित रूप से कुछ लोगों के में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मंगोल साम्राज्य के पतन के 3 कारण लिखिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो मंगोल साम्राज्य उसका पतन हो गया, इसके क्या कारण थे। तो पहला है, मंगोलों ने पतन का मौलिक कारण यह है कि उनकी तादाद कम थी और वे अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। दूसरा है, मंगोलों ने अपने विजित क्षेत्रों में स्थायी रूप से बस जाने के बाद अपनी नई प्रजा के साथ मेल मिलाप नहीं बढ़ाया। तीसरा, मंगोल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण यह था कि मंगोलों ने स्वयं से अधिक सभ्य प्रजा की भाषा, धर्म और सभ्यताओं को अपनाकर अपना अलग अस्तित्व खो दिया था। ओके, तो ये सब है आपके पतन के कारण, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चंगेज खान ने क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। चंगेज खान बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा विश्व पर एक छत्र राज्य स्थापित करने की थी। स्टेपी क्षेत्र में अनेक मंगोल कबीले रहते थे, इनकी अपनी अलग अलग पहचान थी। चंगेज खान इनकी अलग अलग पहचान समाप्त करके इनको एकत्रित करना चाहता था, इसलिए उसने मंगोलों का एक महासंघ बनाया। उसने इनको एक सामाजिक इकाई संगठित किया। दूसरे, वह मंगोलों को सैनिक शक्ति में बदलकर अपनी विशाल सेना का संगठन बनाकर अपनी विजयों को सुनिश्चित करना चाहता था। इसी कारण वह मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभाजित करना चाहता था। ओके, सिंपल बिल्कुल भाषा में दिया हुआ है। ओके, कहानी के रूप में तैयार कर लीजिए। ओके, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के संबंध किस प्रकार से समझाइए, मतलब चर्च और राज्य में क्या संबंध थे। ओके, वो मध्यकालीन यूरोप में तो देख लेते हैं, ये आपका दिया हुआ है। मध्यकालीन यूरोप में चर्च का राज्य का पर गहरा प्रभाव था। रोम के पोप की धार्मिक सत्ता बड़ी शक्तिशाली थी। राज्य की सरकार कानून न्याय व्यवस्था के समानांतर इस चर्च में भी क्या अपनी सरकार थी, अपना कानून था, अपने न्यायालय था, अपनी धार्मिक व्यवस्था थी। मतलब क्या है, चर्च की भी अपना एक अलग ही पूरा कानून चलता था, अलग ही व्यवस्था थी, अलग ही न्याय व्यवस्था थी। अब की सरकार का तो था ही। ओके, पोप की अपनी पुलिस और दंड व्यवस्था भी थी। राजनीतिक सत्ता के रूप में राजा भी पोप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। चर्च राज्य की तरह ही धार्मिक कर वसूला करता था। हर क्षेत्र में वह स्थिति में राजा की उपेक्षा
पोप की सत्ता अधिक महत्वपूर्ण थी। राजा राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में क्या है, पोप आज्ञा मानने के लिए बाध्य था। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है, टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है, पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सामंतवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ? तो ये आपका दिया हुआ है, बहुत इजी लेख में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापान के आधुनिकीकरण के परिणाम बताइए। जापान में आधुनिकीकरण हुआ, इसके क्या परिणाम हुए? तो आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट है कि जापान का यूरोपीय राष्ट्रों की श्रेणी में आना मेजई पुनर्स्थापन के पश्चात हुए आधुनिकीकरण के जापान को यूरोपीय राष्ट्रों में श्रेणी में पहुंचा दिया, क्योंकि जापान ने उद्योग, व्यापार, आपका शासन तंत्र, सैनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आशाजनक उपलब्धियां प्राप्त की, इसलिए वह इन क्षेत्रों में यूरोप के किसी भी राष्ट्र का पीछे नहीं रहा। ओके, बाकी आपका ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ, तीसरा पॉइंट है। ओके, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, सन 1800 में चीन की सरकार ने अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? 1800 में चीन की सरकार ने अफीम पर व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, क्यों लगाया? तो ये आपका दिया हुआ है। 18वीं सदी के अंत में चीन में अफीम बड़ी मात्रा में आने लगी थी। 1800 ईस्वी तक चीन में अफीम का आयात 4000 पेटी, मतलब एक पेटी का वजन कम से कम 133 पौंड था। ओके, वही 1839 ईस्वी में बढ़कर 30,000 पेटी हो गया। अफीम के व्यापार के बढ़ते से पिकिंग शासक के समक्ष न केवल एक गंभीर सामाजिक समस्या पैदा हुई, बल्कि विदेशी व्यापार के नियमित नियमन का जटिल प्रश्न भी सामने आ गया था। अब चीन का प्रतिवेश विदेशी व्यापार में 2 लाख पौंड का घाटा होने लगा था। चीन में से सोना चांदी निकलकर बाहर जाने लगा था, अतः चीन ने क्या है, अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ह्यूमिलियोस एक से आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ओके, तो ये आपका यह क्या है, रोम साम्राज्य में निम्न स्तर वर्ग का एक समूह, विशाल समूह था। इस विशाल समूह का कहा जाता था ह्यूमिलियोस कहा जाता था। इस वर्ग में ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिसमें ज्यादातर लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर नियोजित थे। ओके, इसके अतिरिक्त औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार जो निर्माण उद्योगों के लिए ज्यादातर श्रम की आपूर्ति करते थे। इस बार से आपका दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद कर दिया होगा, और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करने लगी? तो देख लेते हैं। चांदी के सिक्के बनाने के लिए चांदी स्पेन की खानों से प्राप्त होती थी, किंतु कुछ समय बाद चांदी की खोज बंद हो गई और सरकार के पास क्या है, चांदी का भंडार खाली हो गया। सरकार के पास क्या है, चांदी का जो भंडार खाली हो गया, इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने चांदी के सिक्का ढालना बंद कर दिया। इसके स्थान पर सरकार ने सिक्के ढालने के लिए सोने का प्रयोग किया। सरकार ने सोने के सिक्के चलाए। ओके, ये आपका हो जाता। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगोलों ने की जनजातीय कबीलाई समाज की विशेषता दीजिए। तो ये आपकी दी है, मंगोल के जनजातीय कबीली समाज की विशेषता के क्रम से दी हुई है, अच्छे से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगोल की सफलता के 3 कारण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मंगोल के पतन के कारण, मंगोल की सफलता के 3 कारण, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सफलता के ये 3 कारण आपके दिए हुए हैं। ओके, इसमें मेन लीडर चंगेज खान था जिताने के लिए। ओके, तो आपका दिया कि चंगेज खान ने स्टेपी के क्षेत्र में की युद्ध शैली में आवश्यकता अनुसार अनेक परिवर्तन एवं सुधार किए, परिणाम स्वरूप मंगोल की रणनीति एक प्रभावशाली रणनीति बन गई। दूसरा है, चंगेज खान ने अपनी घुड़सवार सेना में मंगोल और तुर्कों दोनों को सम्मिलित किया। इसका कारण यह था कि मंगोल और तुर्क दोनों ही कुशल घुड़सवार थे। इनके घुड़सवारी कौशल ने उनकी सेना में अत्यधिक गतिमान बना दिया। तीसरा है, मंगोल अपने अभियान शीत युद्ध में प्रारंभ करते थे। वे शत्रु के शिविर और नगरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का प्रयोग राजमार्ग की तरह करते थे। वे नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, नाइट के एक अलग वर्ग क्यों बने, उनका पतन कब हुआ? तो नाइट एक देखिए, आपको पता है नाइट एक है, बाद में अलग सा वर्ग बन गया, फिर उसका क्या है, बाद में पतन भी हो गया। तो क्या रीजन है, ओके, पहले अलग वर्ग क्यों बना, फिर इसका पतन क्यों हो गया, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रम से इसका आंसर आपका दिया हुआ है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सामंतवाद की 3 विशेषताएं लिखी, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये हमारी दी है क्रम से सामंतवाद की विशेषताएं। पहला है, तत्कालीन निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर सामंतों ने अपने संगठन के प्रभाव से इसे सीमित राजतंत्र में बदल दिया। सामंतवाद की पृष्ठभूमि में जहां सीमित राजतंत्र स्थापित हुआ, वहीं इसके सदस्यीय प्रणाली के रूप में विकसित किया। दूसरा, साम्राज्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता और आज़ादी की भावना को विकसित किया गया। साम्राज्यवाद के पतन तथा शक्तिहीन केंद्रीय सत्ता के फलस्वरूप
देश में जो अराजकता का वातावरण बना उसने जनसाधारण को साम्यवादी व्यवस्था की सुरक्षा प्रदान की तथा देश में शांति का वातावरण बनाया। ओके, इस बार से आपका ये तीसरा पॉइंट दिया होगा, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मेजी पुनर्स्थापना से क्या तात्पर्य है, जापान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो ये भी आपका क्रम से आपका दिया इसका सॉल्यूशन ओके तैयार कर लीजिएगा। पढ़ते ही आपको समझ में आएगा तो समझ कर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नहीं तो हमारा क्वेश्चन है कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार से किया। तो आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के प्रयास में कोरिया द्वारा शुरू किए गए परंतु व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों में खराब प्रदर्शन, संगठनों द्वारा बेईमानी के कारण 1997 में कोरिया को विदेशी मुद्रा का संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट को क्या है IFM अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आपात सहायता द्वारा संभालने की कोशिश की गई। साथ ही इस संकट को उबरने में पूरे देश ने एक साथ प्रयास किया। नागरिकों द्वारा गिल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान में सक्रिय योगदान दिया गया और कोरिया इस आर्थिक संकट से निजात पा गया। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा है 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण वाले 16 टॉप 16 क्वेश्चन बताएं। इससे पहले भी दोस्तों में एक पार्टी का चुका, उसे भी आप देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपकी क्लास 11th हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा पढ़े क्वेश्चन 2024 नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट से जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से जुड़ गया तो कोई डाउट है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।